शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की आपकी कक्षाएं चल रही थी, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आपका लगभग संधि भी पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मतलब आपने वर्णमाला को पूरा देख लिया है और संधि को देख लिया है। इसके पूर्व हिंदी की उत्पत्ति, उसका विकास, लिपियां, ये सारे टॉपिकों को आपने देख लिया है। ठीक है, अगर आपने आरंभ से नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारे वीडियो एक क्रम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अवश्य देख लीजिएगा। आज से आपका नया चैप्टर शुरुआत होता है, रस। ठीक है, अब ये कई भागों में ये रस को भी आपको देखना महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं रस की। ठीक है, यहाँ पे रस की आज से शुरुआत होती है। देखिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आनंद। ठीक है, मतलब अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें रस का रोल है। ठीक, अगर आप किसी काव्य का ही वर्णन अगर ले लीजिए, तो अगर आप काव्य को पढ़ते हैं या काव्य आप सुन रहे हैं या आप उसका मनन कर रहे हैं तो आपको उससे रस की अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे आपने बहुत सारे काव्यों को देखा भी होगा, पहले भी पढ़े होंगे। जैसे बाल कृष्ण का रूप होता है तो उसमें वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। कृष्ण के बचपन का उल्लेख होता है, माता यशोदा और कृष्ण के बीच के संबंध का उल्लेख होता है। तो ऐसे सूरदास जी द्वारा बहुत सारी कृत ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें आप अगर देख पढ़ेंगे तो उनमें आपको रस की अनुभूति होगी, आपको आनंद मिलेगा। वही क्या है, रस है। ठीक है, मतलब अगर आपको आनंद की प्राप्ति हो रही तो उसमें कहीं न कहीं रस का भाग है। ठीक है, हालांकि रस कई प्रकार के होते हैं, वो आगे अभी आपको बताए जाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक रसों का वर्णन होता है, मतलब उनका उस तरीके का रोल होता है। ठीक, तो सिंपल सा आप समझिए, अगर कोई काव्य है, जैसे अगर कृष्ण की बाल लीला ही ले लीजिए, तो उससे अगर आप पढ़ते हैं या किसी के माध्यम से सुनते हैं तो आपको उसमें वात्सल्य तरीके की रस की प्राप्ति होगी। मतलब आपको एक प्रेम का भाव प्रतीत होगा माँ और बच्चे के बीच में। ठीक है, तो वो क्या है, रस की उत्पत्ति। अब देखिए, रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो अभी परीक्षाओं में बन सकते हैं, इतना इतना तो जानते रहिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद। देखिए, रस का जिक्र आपके ऋग्वेद में भी मिलता है, रस का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इसे जानते रहिएगा कि ऋग्वेद में रस का उल्लेख है। इसके साथ ही तैतरीय उपनिषद में भी रस का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद और तैतरीय उपनिषद, ठीक है, दोनों में क्या है, रस का जिक्र है। देखिए, रस का विस्तृत वर्णन की अगर बात करें तो आचार्य भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र, उनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें रस का आपको विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें रस का विभाजन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आगे आपको क्रम वाइज करके बताई जाएंगी, तो इसे आप जानते रहिएगा। इससे प्रश्न अधिकतर आते हैं, तो आचार्य भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से रस का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब उसमें रस के विभाजन की भी बात की गई है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रस का जनक कहा जाता है। रस के जनक हैं, पितामह हैं, आदि प्रणेता भी इन्हें कहा जाता है। तो रस के प्रणेता अगर आपसे पूछ दे तो कौन है, आचार्य भरत मुनि है। ठीक है, रस के पितामह की बात की जाए तो भी आचार्य भरत मुनि है, और रस के जनक की बात की जाए तो भी आचार्य भरत मुनि को ही आपको टिक करना है। ठीक है, तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न आपके रस से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतना जानते रहिएगा। मैंने जितनी चीजें बताई आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप चाहे तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है, तैतरीय उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है, और रस का जो विस्तृत वर्णन है वो आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है। इसमें इन्होंने रस के विभिन्न प्रकारों का भी जिक्र किया है। इन्हें क्या कहा जाता है, रस का प्रणेता माना जाता है, रस का पितामह माना जाता है, या रस का जनक माना जाता है। इन तीनों में से कोई भी अगर पूछ दे तो आप उसे आचार्य भरत मुनि को ही मानेंगे। ठीक है, इनकी पूरी रचना कौन सी थी, नाट्य शास्त्र थी। तो रस से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, उन्हें भी हम आइए देख लेते हैं। देखिएगा, हमने नाट्य शास्त्र की बात की, आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है और नाट्य शास्त्र, जिसमें रस का विस्तृत वर्णन आपको मिलता है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के विषय में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नाट्य शास्त्र जो है नाटक पर आधारित एक ग्रंथ है। इसमें लगभग 36 अध्याय और लगभग 500 श्लोक है। ठीक है, 36 अध्याय और लगभग 500 श्लोक आपको मिलते हैं नाट्य शास्त्र में। यह नाटक पे आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, भरत मुनि जी ने, आचार्य भरत मुनि जी ने इसे संस्कृत में लिखा है। पूछा जा सकता है नाट्य शास्त्र की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे संस्कृत है। आचार्य भरत मुनि ने इन्हें संस्कृत में लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र को।
ठीक है। इसमें इन्होंने रस को पंचम वेद की संज्ञा दी है। मतलब आप 4 ही वेद जानते थे आज तक, अब पंचम वेद किसे कहा गया है, रस को कहा है। किसने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने कहा है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, ठीक है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है, आपके परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने रस को 8 प्रकार से विभाजित किया है, मतलब रस के 8 प्रकार बताए हैं। उन 8 प्रकारों में इन्होंने 8 रस के 8 अस्थाई भाव बताए हैं। मतलब अगर रस के 8 प्रकार हैं तो प्रत्येक रस के अपने अस्थाई भाव हैं, मतलब 8 रस तो 8 अस्थाई भाव। इसके साथ ही इन्होंने जो है शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसके पूर्व वह शांत ही रहता है, तो क्रियाओं से ही तो रस की उत्पत्ति होती है। अगर आप नाटक मंचन कर रहे हैं या किसी काव्य का वर्णन कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो कोई क्रिया है, उसी से आपको रस की अनुभूति हो रही है, लेकिन उससे पहले आप शांत रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि शांत रस रस की श्रेणी में नहीं है। इनका मानना है व्यक्तिगत रूप से आचार्य भरत मुनि जी का, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आप लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न इनसे बन सकते हैं, ठीक है। नाट्यशास्त्र जो आचार्य भरत मुनि जी की रचना है, नाटक पर आधारित एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र, ठीक है। किस पर, नाटक पर आधारित एक पुस्तक है। इसमें लगभग 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं लगभग की श्रेणी में, ठीक है। लगभग श्लोकों की बात की गई है 5000। इसे आचार्य भरत मुनि ने संस्कृत में लिखा हुआ है। पूछा जा सकता है नाट्यशास्त्र की भाषा क्या है, संस्कृत है। इसमें इन्होंने कहा है कि रस जो है वो पंचम वेद है, मतलब पंचम वेद की श्रेणी में रखा है। किसे, इन्होंने रस को पंचम वेद की संज्ञा दी है, ठीक है। अभी तक 4 वेद, 4 वेद से अगर पंचम वेद किसने कहा है तो आचार्य भरत मुनि ने कहा है। किसे कहा है तो रस को कहा है, ठीक है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए हैं। इन 8 रसों के 8 अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा अस्थाई भाव के बारे में, ठीक है। तो इतना तो जानते रहिएगा, आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार 8 रस हैं। इन 8 रसों के 8 अस्थाई भाव हैं, ठीक है। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा है। मैंने बताया ना कि कोई भी क्रिया करने से पूर्व व्यक्ति शांत रहता है, इनका मानना है। तो अगर आप कोई काव्य भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्रिया संलिप्त है, ठीक है, इसीलिए आपको रस की अनुभूति हुई। लेकिन उसके पूर्व आप शांत रहे होंगे, इसलिए इन्होंने कहा है कि शांत रस कोई रस नहीं है, उसकी श्रेणी में इन्होंने नहीं रखा, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे रस से संबंधित, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए 8 रसों को हम देखते हैं कि कौन कौन से रस इन्होंने, आचार्य भरत मुनि जी ने किन 8 रसों की चर्चाएं की है। देखिएगा, अगर आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार रसों का विभाजन देखा जाए तो इन्होंने रसों को 8 प्रकार से विभाजित किया, मतलब रस जो है वो 8 है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार मैंने यहाँ लिख दिया है, आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार 8 रस है, ठीक है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत, विभत्स, भयानक रस और वीर रस, ठीक है। ये 8 रस हैं। इन्हीं रसों को आपको अस्थाई भाव के साथ देखना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार से बताए गए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और वीर रस और भयानक रस, ठीक है। देखिए, इन्होंने एक सूत्र के माध्यम से इसका जिक्र किया है। अपने नाट्य शास्त्र में इन्होंने इन 8 प्रकारों को एक सूत्र के माध्यम से जिक्र किया है, जिसकी उत्पत्ति इन्होंने बताया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति है, ठीक है। मतलब विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति से इन्होंने इसकी उत्पत्ति बताया इन 8 की। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, विभावानुभाव, विभावानुभाव मतलब विभाव और अनुभाव, साथ ही साथ व्यभिचारी या आप इसे कह सकते हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये 3 चीजें इन्होंने बताई, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये जो 8 रसों को इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये 8 रस महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका आचार्य भरत मुनि जी से रिलेटेड रस का परिचय था, क्योंकि इन्हीं को प्रामाणिकता मिली है अधिकतर, तो इनके अनुसार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और विद्वानों के मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पूरे रस खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। तो इनको आप लिख लीजिएगा और इस सूत्र को भी लिख लीजिएगा, हालांकि अगर पूछ भी दे तो आपका गलत न होने पाए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से इसकी निष्पत्ति अर्थात निकला है या उत्पत्ति हुई है, ठीक है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। आगे इन सारी चीजों की विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। इन्होंने इसके 4 अवयव भी बताए, ये सारी चीजें बताई जाएंगी इसके बाद के पार्ट में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।